हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला कि हाउ टू क्रैक सीए इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ता है एंड बेसिकली हाँ, ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप एक कहते नहीं है, सेकंड गियर पे गाड़ी चला रहे होगे, नाउ अब इट्स टाइम की गियर को फोर्थ गियर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, कुछ नया मत करना, कुछ वैल्यू एडिशन करना था, जो होना था वो हो चुका है। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 10 to 11 पॉइंट्स लाऊंगा। ये मेरे स्पेशली मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए भी है, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी एग्जाम नवंबर 23 के लिए अपेयर कर रहे हैं। सर, इन 10 बातों का ध्यान रखना। अगर आप सिंगल ग्रुप जा रहे हो, आप चाहे सेकंड ग्रुप जा रहे हो, आप बोथ ग्रुप जा रहे हो, बहुत आराम सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, 5 से 10 मिनट लूंगा सर, कंबाइन करके बता रहा हूँ जितने मैंने टेस्ट किए, बिकॉज अब टेस्ट एंड ऑल सब कुछ एंड हो चुका है। अब हम वॉर जोन में इंटर करने वाले हैं, जो कि 25 26 से हम ऑफिशियली इंटर कर चुके रहेंगे। तो ये सब बात का ध्यान रखो, थोड़ा सा माइंड को काम करो, बिकॉज इस टाइम सच बताता हूँ, मैं बहुत नर्वस था। सबसे ज़्यादा नर्वस मैं 20 नवंबर था, बिकॉज मेरा अटेम्प्ट दिसंबर में हुआ था। तो बहुत समझ लो यहाँ पे कि माइंड को जितना काम करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। जो बचा है क्या है, अगर आपने कहीं टेस्ट लिया ये नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट्स टाइम कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, बहुत आराम से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका अटेम्प्ट सेव करे। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट, बुक्स, नोट्स, रिवीजन वीडियोस। सर अभी के अभी सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेट करना है, 5S करके एक टॉपिक है शॉर्ट, सर एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब आपको अगर किसी ऑथर का बुक हटाना है, प्लीज़ हटाओ। सर देखो, मैं बताता हूँ, मेरे लिए ना, मेरे पास एक रैक था, ठीक है, बुक सेल्फ था, जहाँ मैं हर सब्जेक्ट को लिख के रखता था। ठीक है, पर्सनली सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं खुद से कुछ कहानी बना रहा हूँ, नहीं। तो उस पर FR SFM लॉ, ऑडिट, DT IDT एंड इकोनॉमिक लॉस के लिए एंड अपना SCMP के लिए मैंने सबको निकाल के रख दिया। मतलब सर, मुझे कौन सा बुक उस 1.5 दिन में या 5 डेज समझ लो, जो सेकंड ग्रुप जा रहे हैं या जो FR जा रहे हैं, उस 5 दिन या 1.5 दिन में पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं एंड किस रिवीजन वीडियोस का हेल्प लेना है, मैंने वहीं पे सब स्टिकी नोट्स पे लिख के रख देता था। सर देखो, एक चीज़ बताता हूँ सर, क्या हमें एग्जाम के टाइम में कुछ नया रिवीजन वीडियो फॉलो करना चाहिए अगर हम पुराना वीडियो देखते आ रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग है ना हमारा बहुत रिलेटेड है, उसको अगर कुछ एक ही चीज़ दिखाओगे ना तो बहुत अच्छे से वहाँ पे साइन करेगा। हाँ, कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं देखा, जैसे मैं बता रहा हूँ, DT में एक टॉपिक थे गार, गार मैंने नहीं देखा था, तो मुझे एग्जाम के टाइम पे देखना पड़ा, बट ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी BB सर से कंप्लीट किए थे। तो मैंने वही पुरानी ओल्ड वीडियोस को लेकर रिवाइज किया। सर BB सर ने नया वीडियो भी डाला था, बट वो चीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो माइंड हमारा ना कैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें गेस्चर्स पता है, हमें कहाँ पे नोटिंग करना है, ये सब पता है। तो कोशिश करो कि अभी कभी बुक निकाल लो, आपके पास LDR है, LDR निकाल लो, आपके पास किसी टीचर का इंपॉर्टेंट है, आप उसको निकाल लो। बट हाँ, एलिमिनेट करना पड़ेगा सर। अगर आपके पास मान लो 4 टीचर के ऑथर के बुक रखे हुए हैं, आप जिस पे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की हो उसको निकाल के अभी कभी रख लो, बिकॉज लास्ट के 1.5 दिन में ना आप इस सब पे टाइम नहीं लगा सकते ढूंढने पे या क्या फॉलो करना है। तो दैट अभी जो है वो परफेक्ट टाइम है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। ऑडिट, ऑडिट के रिगार्डिंग मैंने कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं, इसके अंदर नीचे ETC है, बट मैं इसके अलावा बताऊं कि PE, कंपनी ऑडिट, कारो, SS को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसके आपको MCQ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। सर क्यों बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज? बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ठीक है, या यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मान लो ऑटोमेटेड हो गया, फॉरेंसिक हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, ठीक है, ऑडिट कमेटी हो गया, तो यहाँ पे ना बहुत नंबर्स के MCQ बने हुए हैं। सर ICAI के MCQ बुकलेट नहीं, किसी भी ऑथर का आपको MCQ प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, क्योंकि यहाँ से ना 10 to 15 मार्क्स का आपको MCQ गेन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, बहुत सिलेक्टिव MCQ जो ऑलरेडी IC ने RTP MTP में निकाला हुआ है, तो टीचर्स अकॉर्डिंगली अपने चैप्टर वाइज बनाते हैं। लॉ के रिगार्डिंग तो मैंने MCQ लॉजिक 1.0 बनाया था MCQ बुकलेट, तो ऑडिट के रिगार्डिंग भी ये चीज़ आपको किसी न किसी टीचर मिल जाएगा। इन चैप्टर्स के स्पेशली 1 मार्क्स 2 मार्क्स के MCQ प्रैक्टिस करना सर, डायरेक्ट आते हैं इन चैप्टर से। मेरे खुद के अटेम्प्ट में MCQ 26 मार्क्स थे, जहाँ पे मुझे यहाँ से बहुत हेल्प मिला था, एंड उसके बाद जितने मैंने मेंटर से स्टूडेंट्स को गाइड किया, तो यहाँ से हेल्प मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे MCQ में। इन चैप्टर्स का आप एक दो रैंडम केस स्टडी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए, बट यहाँ पे आपको देखा देखा मिलेगा। सर DT MCQ बुकलेट क्या करना चाहिए? अगर मैं 4 पेपर में MCQ लेवल की बात करूं तो DT का लेवल सबसे टॉप पे है। सर DT सबसे टॉप पे, अगर जो बोथ ग्रुप जा रहे हैं, जो सेकंड ग्रुप जा रहे हैं, सर DT का MCQ करके जाना। मैं जब टेस्ट देता था DT मेरे 6 to 10 मार्क्स के करीब MCQ आता था। मुझे ये चीज़ पहले पता चल गई, तो मैंने उस पर वर्क किया एंड वर्क मेरे हिसाब से इसी 2-3 दिन के बीच में किया था, 20 नवंबर से 22 तक किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे आप थोड़ा सा DT में काम कर सकते हो। सर DT में MCQ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, DT में आपका जो आंसर आ रहा है ना, वो आपके ऑप्शन में ऐसे ही देगा कि सपोज आपका आंसर 28.5 आ रहा है, ये जानबूझ के आपको ऑप्शंस में भी रहेगा, बिकॉज उसके नीचे एक स्टेप आंसर रहता है।
तो ये ना थोड़ा सा माइंड खुलेगा, थोड़ा सा आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करना सीखोगे कि हाँ कैसे कैसे डी टी के एमसीक्यूज आते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ऐसे कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि एक स्टेप नीचे उसका आंसर होता है और आप क्या करते हो 28.5 देखते हो टिक लगाते हो, नहीं एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करो, थोड़ा सा माइंड को शांत करके डी टी के एमसीक्यू बनाओ, इस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बहुत सारे टीचर्स आई थिंक 3-4 घंटे में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनके साथ करना, बट थोड़ा सा एक कदम आगे रहना, मतलब कहीं वो सॉल्व करा था रोक के एटलीस्ट खुद से सॉल्व करना, फिर उनका एक सॉल्यूशन देना, आपको समझ आएगा कि अच्छा यार ये तो ऑप्शन में था, मैं हड़बड़ी में लगा दिया, जब इसका आंसर तो इसके बाद वाला है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डीटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने आईसीआई वाले कर लो, बट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। अगर बोथ ग्रुप हो तो डीटी आईडीटी एसएमपी, ये 3 पेपर पे आपको अभी टाइम देना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा, बिकॉज अब यहाँ से आप अगर डीटी आईडीटी एसएमपी को नहीं दोगे नेक्स्ट 4 to 5 डेज, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा गैप होगा वापस से डीटी आईडीटी एसएमपी करने का। एससीएमपी पे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, बिकॉज डीटी में एक छुट्टी भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एंड एससीएमपी लॉ के पेपर के बाद जस्ट 1.5 दिन बाद है, तो कहीं ना कहीं अभी एससीएमपी को टाइम देना अगर बोथ ग्रुप जा रहे हो तो, बिकॉज फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आप एफआर में 4-5 दिन दोगे, फिर वो 1.5 दिन के हिसाब से 8-9 दिन का पेपर, तो आई थिंक 14-15 डेज का गैप हो जाएगा एससीएमपी तक पहुंचते पहुंचते। तो ये 3 पेपर बोथ ग्रुप वाले प्योर शॉर्ट अभी आप देख के जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, 1.5 दिन का टाइम दो ना, एक बार कोशिश करो एग्जाम देने जा रहे हो उस 1.5 दिन के स्पीड से पढ़ो उस चीज को, कि सपोज मान लो आप 22 को एग्जाम देने जाते हो, आपने डीटी 2 दिन पढ़ लिया, फिर आपने 2 दिन 3 दिन एससीएमपी पढ़ लिया, ठीक है, आईडीटी थोड़ा मैनेजेबल होता है। अगर सिंगल ग्रुप जा रहे हो तो ऐसे कर लो कि 3 डेज एसएफएम प्लस ऑडिट दे दो, फिर नेक्स्ट 3 डेज लॉ प्लस ऑडिट दे दो, क्योंकि एफर्ट ऑलरेडी आप 25-26 से स्टार्ट करने वाले हो, तो ये चीज करना पड़ेगा सर। इसको तो आपको डेली रखना है, क्योंकि ऑडिट ऐसा पेपर है जो थोड़ा सा बैंड बजा सकता है, क्योंकि रटाफिकेशन है, तो इसको आप डेली रख सकते हो। एसएफएम के साथ नेक्स्ट 3 डेज ऑडिट दे दो, लॉ के साथ फिर नेक्स्ट 3 डेज ऑडिट दे सकते हो, ठीक है सर। फिफ्थ सर, एक क्वेश्चन आता है सर, एफआर एसएफएम एससीएमपी कितने क्वेश्चंस का है, मतलब हम क्या टाइम रखें जो 1.5 दिन में हो जाए, या कितना टाइम रखें जो हम सिलेबस को कंप्लीट कर सके। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है समझो सर, 60-40 रेशियो। 60-40 रेशियो क्या होता है, या 70-30 रेशियो, ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो सर। होता क्या समझो पहले आप सर, इसका मतलब ये है कि सपोज मान लो आपने क्वेश्चन टिक लगाए, ठीक है, अगर मान लो म्यूचुअल फंड में कोई 50 सम्स है, ठीक है, तो इसमें से आपका टिक लगा हुआ क्वेश्चन क्या है सर, 20-21 क्वेश्चन, ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आपको अपना टाइम जो 60% है सर, वो 4 घंटा दे रहे हो, तो 3.5 घंटे या 2.5 घंटे अपना क्या करो, इस क्वेश्चन को दो जो आपके टिक लगाए हुए, ये एलडीआर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एसएफएम के एलडीआर निकाला हुआ है, जिस बहुत सारे स्टूडेंट के पास है, तो मेन जो टाइम होगा ना 3 to 4 आवर्स में, उसमें आपको अपने ये 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं या आपके जो टिक लगाए उसको देना है सर। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचे जो इजी वाले, जो हमने ऑलरेडी बना लिया था इसलिए हमने इसको टिक नहीं लगाया, क्या इसको छोड़ दें, इसको छोड़ देंगे चलेगा, नहीं बिल्कुल। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है मैं बताता हूँ, एग्जाम में मेरे साथ ही पर्सनल हुआ था एक लॉट वाला क्वेश्चन में, कि आता था बट एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, एंड मैं उसका स्टेप्स भूल गया। तो सर देखो करना क्या है कि आपके 20-22 क्वेश्चन है ना, इस पे मेजर टाइम देके सॉल्व करना, एंड रेस्ट आधा घंटा या 1 घंटा क्या देना, आप रेस्ट 25 क्वेश्चन, मतलब आप 2-2 3 मिनट में क्या करो, एक रफली में सॉल्व करो। प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन, परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। प्रैक्टिस ऐसे कर लो भाई 1 घंटा में कि आपके 20-22 क्वेश्चन देखे हो जाए, या आप एटलीस्ट उसको है ना ओवरव्यू कर लो आंसर को, कि हाँ चलो इस तरीके से स्टेप से इस तरीके से एटलीस्ट उस पर पेन चला लो, ठीक है, बट पूरा नेग्लेक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे, बट कहते नहीं छोटा सा स्टेप आ जाता है जहाँ पे हम कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे लेना क्या है, एंड टॉप ऑफ द मिस्टेक हो गया फिर तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो सर 60-40 का टाइम लो, अगर मान लो 4 घंटे दे रहे हो तो 2.5 घंटे अपने बेस्ट क्वेश्चन दे दो, एलडीआर वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन 1 से 1.5 घंटा अपने इजी वाले क्वेश्चन, कि हाँ अगर 20-22 इजी वाले चलो जल्दी 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 इसको देख लेते हैं सर। देखना पड़ेगा, देखना तो सिलेबस है पूरा आपको, ठीक है सर। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट सर, एफआर प्रैक्टिस ए कैटेगरी। देखो अब ये थोड़ा सा लास्ट के लिए, ठीक है, बट अभी सुन लो, इसके रिगार्डिंग मैं भी प्लानर बनाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा, जो एलडीएस वाले बैच में लास्ट डे सपोर्ट बैच, क्योंकि अब मैं प्रॉपर उनके साथ 300-400 मेंटर्स के स्टूडेंट्स है, तो प्रॉपर टीम वर्क चलाने जाने वाले हैं। जिनको भी एलडीएस बैच ज्वाइन करना है वो अभी एप्लीकेशन का लिंक है नीचे, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम 23 अक्टूबर मॉर्निंग से या 22 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर ग्रुप पर है, फॉर बोथ ग्रुप दोनों है, तो अच्छे खासे एक टीम वर्क तब चलेंगे सर। देखो एफआर प्रैक्टिस ए कैटेगरी इन मिड ऑफ द 6 डेज, 6 या 5 डेज। देखो ए कैटेगरी जो चैप्टर्स है लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने टॉप 6 क्वेश्चन निकाले हुए, तो इन चैप्टर्स को एकदम स्टार्टिंग में मत करना है, एकदम लास्ट में मत करना है, इसको बीच में रखना कि हाँ एकदम पहले तो स्टार्टिंग करना कि इजी क्वेश्चन से, कि आपका एक ग्रिप बन जाए, ठीक है। लोग क्या करते हैं फॉरेक्स स्टार्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, फॉरेक्स को आखिरी में रखो ना, हुआ तो हुआ, एटलीस्ट बेसिक्स को कवर करके हम जाएंगे 10-12 क्वेश्चन, बिकॉज फॉरेक्स इज लाइक कि रुकना कब है ना, फुल स्टॉप वो नहीं मिलता है। तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन कि हाँ एक ग्रिप बन रहा है, धीरे धीरे अब पढ़ने का एक मोमेंटम बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे हमने इंडेक्स 102 कर लिया, फर्स्ट डे हमने इम्पेयरमेंट कर लिया, फर्स्ट लीजेस कर लिया, नाउ सेकंड डे से बिजनेस कॉम्बिनेशन, थर्ड डे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इस तरीके से अपना हम प्लान करेंगे, एंड आखिरी दिन आके एक दिन हम अपना 6 to 8 आवर्स रखेंगे क्विक रिवाइज करने का। तो इस पर मैं एडिशनल एक पूरा बनाऊंगा एफआर का प्लानर।
सर एसएफएम का थ्योरी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्त। अभी मैंने एक एसएफएम का टफ पेपर पूछा था जहाँ 48-50 बने थे टेस्ट में, बट वहाँ पे सबको सेवियर हुआ एसएफएम का थ्योरी। सर सेवियर मतलब बचाएगा आपको, इजी पेपर में एग्जाम्पशन दिलवाएगा, टफ पेपर में आपको बचाएगा एसएफएम। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को 8 to 12 मार्क्स मिले हैं थ्योरी में, जिसके वजह से वो 40-45 एंड लॉ में अच्छे मार्क्स थे तो क्लियर हुआ है, काफ़ी बॉर्डर लाइन पे थे सब। ठीक है, अब दूसरा क्या समझना है सर? सिली मिस्टेक्स। सर सिली मिस्टेक्स मतलब कैलकुलेशन एरर, कि एमपीएस निकालना था, हमने ईपीएस लेके एमपीएस मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन देख के हम बहुत फ्लो में आ जाता है, अरे ये तो क्वेश्चन बनाया हुआ है बस उठाया, नहीं थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। सर सिली मिस्टेक्स ठीक कैसे होते हैं? बहुत अटेंशन से। हो सके तो एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लो स्पीड में कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एसएफएम ऐसा पेपर है जहाँ 8 मिनट खुल के देता है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बहुत खुल के देगा 8 मिनट। एफआर में ऐसा नहीं मिलता है, एफआर में मार्क्स कटेंगे 0.51 मार्क्स, बट एसएफएम मिलेगा आपको। तो थोड़ा टाइम, मेरा खुद के एक दो क्वेश्चन गलत हुए तो मैं पेपर भी दिखाया हूँ एसएफएम का, जब मैंने 2 पेपर कट किया था वापस मैं बना दिया, मैंने 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट किया। तो एसएफएम ऐसा पेपर है जो देखता हूँ स्टूडेंट 2-2 ढाई घंटे में भेज देते हैं मुझे टेस्ट एंड अच्छा स्कोर करते हैं। तो एसएफएम में क्या है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। थोड़ा सा अटेंशन से, अगर मार्क नंबर कुछ लिख भी रहे हो तो चेक करो क्या लिख रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो कि पी रेशियो है या नहीं है, हम स्वैप रेशियो सही कैलकुलेट कर रहे नहीं कर रहे, जहाँ पे मेन चीज़ है वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा एंड बहुत फोकस से पेपर देना है। सर दूसरा क्या है, टॉप ऑफ लेवल मिस्टेक्स। अभी मैं आरटीआई चेक कर रहा था कि टॉप ऑफ द लेवल मिस्टेक क्या होता है। देखो दो टाइप के मिस्टेक्स होते हैं समझो। सर एक हो गया कि स्वैप रेशियो, ठीक है, मान लो 2.8 आना था, आपने गलती से 3.8 लिख दिया। अब आपने पूरा कैलकुलेशन किया, आप टाइम भी लगा रहे हो बट आपने ध्यान दिया नहीं, एंड टॉप ऑफ द मिस्टेक। सर कितने मिलेंगे? 0.5, मुश्किल से मुश्किल 1 मार्क्स, ठीक है, नहीं देगा नंबर, क्योंकि ये टॉप ऑफ द मिस्टेक। इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होता है ना एसएफएम का, बहुत अटेंशन से बनाओ, चाहे आप कुछ भी रीड कर रहे हो चाहे आप लिख रहे हो, बहुत अटेंशन से। चलो मैं बोल रहा हूँ स्वैप निकल गया, आपने पी रेशियो निकाल लिया। चलो एमपीएस में क्या हुआ, निकालना था हमें एमपीएस के लिए क्या होता है, ईपीएस इंटू पी रेशियो, हमने कुछ और कैलकुलेट कर लिया। सर 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको 5-6 मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होते हैं तो मैनेजेबल है, एटलीस्ट 50% मिलेगा। बट जो टॉप ऑफ द क्वेश्चंस होता है ना, इसको बहुत आराम से करना है। इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग का 5 मिनट जो है एसएफएम का, बिकॉज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप 60 मिनट दे सकते हो, तो 5 मान लो 3-4 मिनट रीडिंग करने में और रेस्ट 4 मिनट्स स्टार्टिंग लिखने में, तो स्टार्टिंग का 5 से 6 मिनट बहुत अटेंशन से देना, चाहे वो स्वैप रेशियो के लिए हो, चाहे पीवी फैक्टर हो, चाहे वो ईयर्स कैलकुलेशन हो। दूसरा मिस्टेक क्या देखता हूँ, बॉन्ड वाले कैलकुलेशन में कूपन रेट निकालते हैं लोग 67.5, 67.5, 67.5, और लास्ट में ये भूल जाते हैं कि उस कूपन को क्या मैच्योर हो गया और वो 67.5 और वो 1000 रुपीज़ देके आते हैं, बट ये नहीं देता मैच्योर एट 5% हुआ, मैच्योर एट 10% हुआ। तो ये सब मिस्टेक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीवी फैक्टर लेने समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसएफएम में थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स एंड टॉप ऑफ द मिस्टेक्स को इग्नोर करना। स्टार्टिंग का क्वेश्चन बहुत अटेंशन से, ठीक है, एसएफएम इज ऑल अबाउट अटेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स, तो उस पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो सर एससीएमपी लोगों का बहुत डाउट होता है, केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी कितना करें। सर सारे केस स्टडी कर ले, हर केस स्टडी मिला के टोटल 100+ केस स्टडी सब करे बैठ के, अरे केस स्टडी 20-20 मार्क्स का आता है, आधा घंटा लगाओगे तो 100+ केस स्टडी है, आप हिल जाओगे। तो करना क्या है सर, सैम्पलिंग, बिल्कुल सैम्पलिंग करना, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप जो करके जाओगे वही आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने एससीएमपी का इंपॉर्टेंट लिस्ट बना रखा है, उसको देखना जाके, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सैम्पलिंग करना पड़ेगा। अब देखो सैम्पलिंग मतलब क्या हुआ, हर चैप्टर से आप 3-4 बेस्ट केस स्टडी कर लो, या जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ उसके केस स्टडीज कर लो। आपके आईसी ने एक बुकलेट दिया हुआ 25-20 क्वेश्चन का, उसमें से टॉपिक वाइज है, वहाँ से देख लो। बट एटलीस्ट उसमें आपको क्या क्या समझना है सर, सबसे पहले समझना आइडेंटिफाई द टॉपिक, कि अगर केस स्टडी पढ़ रहे हो तो कौन सा टॉपिक है। सपोज 5S है, टीपीएम है, OEE है, तो अगर ये चीज़ आइडेंटिफाइड कर लिया ना, तो इसको आपने एक्सप्लेन भी कर दिया ना, तो 3 to 4 मार्क्स तो आप यहाँ ले जाओगे। सेकंड क्या है, सेकंड होता है इशूज। सर इशूज मतलब कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रहा है। सपोज मान लो वो बोला है उसने ना रिमूव नहीं किया, अननेसेसरी थिंग अपने टेबल पे लगा रखा हुआ है, उसने कुछ फाइल को प्रॉपर एडिट नहीं किया, तो समझ आया कि 5S में इसने शॉर्टिंग में मिस्टेक किया हुआ है, इसने स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। तो केस स्टडी पढ़ोगे ना, तो एटलीस्ट पेंसिल से उसको हाईलाइट करते जाना कि हाँ एटलीस्ट मुझे समझ आ रहा है कि ये 4 इशूज मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं। देन रिकमेंडेशन कि भाई बेस्ट स्टेप्स क्या होगा, इसको काइजन के साथ ये लगाना है, 5S लगाना है, या बैलेंस कोड कार्ड ये बोल रहा है कि कस्टमर को इग्नोर कर रहा है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव चेक नहीं करता, अपना बजट एनालाइज नहीं करता, तो रिकमेंडेशन देना है। तो ये 3 चीज़ आपके साथ होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाइड करना है टॉपिक्स को, दूसरा आपको इश्यूज को समझना है, तीसरा आपको रिकमेंडेशंस देना है। ये चीज़ मैं देखता हूँ केस स्टडी में लोग मिस करते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये आइडेंटिफाइड टॉपिक किया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक इनबाउंड लॉजिस्टिक, बस उसी को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, सोचते हैं 20 में से मुझे 15-16 मिल जाएगा। नहीं, इश्यूज होने चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए, एटलीस्ट लिंक होना चाहिए, कैरेक्टर्स यूज होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ 4:30 बजे अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे इंटर कर जाना, चाहे कहीं भी आप कहीं भी स्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आधा घंटा देना इस पे, ये थोड़ा सा ग्रुप का एक्का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 5 to लेकर 15 मार्क्स के बीच में मार्क्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी पे काम करना है, ये 3 चीज़ ध्यान रखना है।
ठीक है सर। लॉ डीटी सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करे, बढ़ बढ़ के क्वेश्चंस करे नहीं, यहाँ पे आपको प्रोविजन पार्ट पे ध्यान रखना है। इस बार का जो डीटी पेपर आया था फुल कंसेप्चुअल पेपर था, इसलिए बोलता हूँ कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लिमिटेड वे में। अब ये नहीं कि 500 क्वेश्चन है तो हम ये सोचेंगे अरे हमने 500 क्वेश्चन नहीं किया, पता नहीं एग्जाम में कैसे करेंगे, हम खुद को डिमोटिवेट करते नहीं। लॉ एंड डीटी इज ऑल अबाउट के प्रोविजन, हाँ प्रोविजन के साथ लिटिल बिट क्वेश्चंस, ठीक है। क्या एटलीस्ट मुझे फॉर्मेटिंग पता है कि डीटी डबल में फॉर्मेटिंग क्या होता है, डबल इनकम लोअर ऑफ टैक्स, लॉ में पता है कि मैनेजर रिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाइड करने आता है। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन पार्ट पे बहुत फोकस रखना है। सब प्रोविजन पार्ट मतलब एटलीस्ट आपको आइडेंटिटी आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा सेक्शन का कौन सा प्रोविजन लग रहा है, एंड मैं अपने आंसर्स को कंक्लूड कर पा रहा हूँ। एंड हाँ और सर देखो एक चीज तो क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस नहीं करने, इसलिए बोलता हूँ कि ये जो एलडीआर होता है ना, ये आपको सिलेबस कवर करने में भी काम करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स एलडीआर को बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेबस इजी आपको कंप्लीट कर देता है, चाहे किसी की भी एलडीआर, आपने ऑथर की एलडीआर या मैं खुद एलडीआर बनाता हूँ, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो, वहाँ से एलडीआर बनाओ, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिटेड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक टाइम पे क्या था, बीवी सर ने कंपाइलर निकाला था, एंड वो कंपाइलर नहीं था बेसिकली, वो आरटीपी एमटीपी कंपाइलेशन था। तो मैंने उसको फॉलो करते हुए अपने प्रोविजन को फिक्स रखा एंड उसको फॉलो किया, एंड मेरे को अच्छा ट्रिकी एंड टफ अटेम्प्ट था, बहुत लेंदी अटेम्प्ट था, उसमें वो 55 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है सर। 10th सबसे इंपॉर्टेंट, सब बिलीव, सब बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे करो कम से कम, ठीक है। बिकॉज इस टाइम में नेगेटिविटी हर जगह है, इस टाइम में आप डिमोटिवेट हो गए कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे यार सिलेबस बाकी है, पढ़ा नहीं पढ़ा। आप पता है आप ये 20% के कंटेंट को लेके बैठ जाते हो, बट आप ये 80% वाला कंटेंट को नहीं देखते हो कि ये मेरा कितना बेस्ट है, इसको मैं और अच्छे से करता हूँ। इसमें से अगर देखना होगा एग्जाम डे पे, थोड़ा देखना होगा, देख लूंगा हाँ ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस पे करना पड़ेगा। सब फाइट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, फाइट करो। मैं बताता हूँ, मैं जहाँ आरडी का शिफ्ट था, प्रिंसिपल अपोजिट के यार यार नहीं पढ़ रहा है, मैं क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, मैं बस बिलीव करता था यार मैं ला के दिखाऊंगा, बस बात खत्म, सबको चुप कराने आता है, ठीक है। सीनियर अगेंस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल मेरा थोड़ा वीक था उस समय, बोल सकते हो, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, ठीक है। फर्स्ट पेपर जब गया ना तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर बहुत ग्रुप जा रहे हो तो एफआर को बहुत अच्छा करना, अगर एक्स्ट्रा टाइम देना होगा दे देना, ठीक है, बट एफआर बहुत अच्छे से करके जाना। सर फाइट करो। अब इस टाइम है ना आपके पास एक चीज़ होना चाहिए कि आंख बंद करो एंड ये चीज़ सोचो कि बस 20 दिन का लड़ाई और है, 20-22 जो भी है, ठीक है। एग्जाम तक बहुत ग्रुप जा रहे हो तो 25 दिन समझ लो, ठीक है। एंड सिंगल ग्रुप जा रहे हो तो 15-20 दिन का लड़ाई और है, ठीक है सर, लड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे इस टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरे से ये फैक्टर्स बचा हुआ है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, निगेटिविटी है, सबको छोड़ दो। अभी तो मैं बोलता हूँ कि पैक करो, बैठ जाओ, ये सब चीज़ को ध्यान रखो, सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ नहीं, देखो मैं बताऊँ, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे को एक्सपेक्टेशन ही था नहीं था इस अटेम्प्ट में पास करने का, मैं पास हो गया, जबकि बोलता मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर था बट मैं फेल हो गया। पता सब माइंडसेट का खेल है। बट मैं ये बोलूँगा 10 to 15 डेज है, आपको है ना ये चीज़ तो करना पड़ेगा, फाइट करो, ठीक है, जितना कर सकते हो। आउटकम्स छोड़ दो, दिमाग से हटाओ कि एटलीस्ट आप फाइट करो कि आपके पास एसएफएम है, पता है। मैं 60-70 भी तैयार कर जाता हूँ, आते हैं 60 में, अगर कोई तैयार करता है 55 मिलता है उसको वहाँ पे। एसएफएम ऐसा पेपर है आपको मिलेगा। मैं बोलता चलो एग्जामिशन ही तो लेके आओ, कोशिश करो कि हर पेपर में एग्जामिशन जाता हूँ, देखता हूँ ना कहाँ गिरता हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको फाइट करना पड़ेगा, सारी निगेटिविटी दूर कर दो। आप क्या हो, कहाँ पे कम मार्क्स आए, मेरे प्रैक्टिकल्स में 38-37 नंबर आते हैं टेस्ट में, बट मैंने फाइट किया कि पता है यार अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैच चालू होने वाला है, और मैं कैसे आउट हो जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ अभी कोई आउट नहीं हुआ है। हार वहाँ जाओगे जहाँ पे आप खुद को बोल दिए नहीं मैं तो यहाँ पे आउट हूँ, अब मन नहीं कर रहा कुछ करने का, नहीं ये मन नहीं कर रहा, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रहा, ये सब होता है अगस्त में, सितंबर में, ठीक है। अक्टूबर में भी स्टार्टिंग में होता है, बट आफ्टर 20 या 15 अक्टूबर बाद ये दिमाग में तो आनी नहीं चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि 25 दिन है ना, मैं 25 दिन लड़ता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ पे क्या स्टैंड होता है, नहीं होता, ठीक है। बट ये लड़ोगे नहीं ना, अब टाइम पास कर रहे हो बैठ के, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ मिल जाए अच्छा वीडियो मिल जाए उसको देखते हैं, नहीं यार जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब यहाँ पे शाइन करो, उस टॉपिक्स को रिकॉल करो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। एंड लॉ का सेकेंड पार्ट में जो लिमिट वाली बात कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने जल्दी शेयर कर दूंगा, अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, उसको बस कंप्लीट है तो आपको मिल जाएगा। एंड जहाँ तक एलडीआर की बात रही, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके एलडीआर परचेज कर सकते हो। एंड कल से एलडीएस लास्ट डे सपोर्ट बैच एंड हो जाएगा, तो लास्ट डे सपोर्ट बैच इज ऑल अबाउट के इंपॉर्टेंट एरियाज, नाइट स्टडी तक पढ़ेंगे, लाइब्रेरी वर्चुअल ऑन रहेगा, मैं भी एक्टिव रहूँगा, जो डाउट्स है व्हाट्सएप पे हम उसको कनेक्ट करते रहेंगे, लाइक कौन टॉपिक छोड़ना चाहिए, टॉपिक में क्या कवर करना चाहिए। तो जिसको बैच चाहिए इनरोल कर सकता है, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।